गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। कल हमने 10th चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का स्टार्ट किया था। इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। व्हाट इज़ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ वर्कर, टाइप ऑफ वर्कर, कैजुअल वर्कर, रेगुलर वर्कर, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एक इवैल्यूएशन है कि वाई डू पीपल वर्क हार्ड एंड वाई शुड वी स्टडी अबाउट वर्किंग फोर्स। लोग काम क्यों करते हैं और हम वर्किंग पीपल्स के बारे में स्टडी क्यों करते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेशो कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कितना है, ये स्टडी करना किस तरह से सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इसको हम इस टॉपिक में देखेंगे। दीज फैक्टर एक्सप्लेन वाई डू पीपल वर्क। पहली बात तो ये कि लोग काम करते क्यों हैं। तो एक लेमैन से अगर बात की जाए तो वो कहेगा यार ये क्या स्टूपिड सा क्वेश्चन है कि काम क्यों करते हैं, काम तो करना पड़ता है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा थियोरेटिकली। तो थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए इसके अंदर 3 कारण हैं कि पीपल वर्क टू अर्न अ लिविंग, अपनी आजीविका कमाने के लिए वो काम करते हैं। इट इज़ इसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस इन अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो, वहाँ पर आपको काम करना ही पड़ेगा। या तो आप किसी आइलैंड पे रहते हो, अकेले हो, तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वहाँ भी आपको काम तो करना ही पड़ेगा, भले ही आप किसी के लिए काम ना करें, खुद के लिए करें। और जब इंटरडिपेंडेंट सिस्टम की बात करते हैं हम, तो बेशक एज ए एम्प्लॉय हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो काम हम अपने खुद के लिए करते हैं। तो पहला रीज़न हो गया अर्न अ लिविंग, टू अर्न अ लिविंग। सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट इन्फ्यूजेज इन अस अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान बढ़ाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, दैट्स वाई वी वर्क, एंड ब्रिंग्स द फोर आवर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। हमारी खुद की संपत्ति, खुद की वर्थ, खुद की योग्यता का एहसास कराता है काम करना, दैट्स वाई वी वर्क। एंड थर्ड रीज़न इज एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी एट द नेशन। जो कंट्री की जो जीडीपी है, नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। एंड कंट्रीब्यूट टू जीडीपी गिव्स अस अ सेंस ऑफ ग्लोबल प्राइड, बिकॉज ग्रोथ ऑफ जीडीपी इम्प्लाइज ग्रोथ ऑफ नेशन। हम काम करते हैं, कंट्री के जीडीपी बढ़ता है, कंट्री का एनआई बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, और नेशनल इनकम इंक्रीज़ होता है तो डेवलपमेंट होता है। और ये चीज़ हमें एज ए सिटीजन, हमारे अंदर एक सिविक सेंस जो है एज ए सिटीजनशिप का, वो और ज़्यादा डेवलप होता है और हमको खुशी मिलती है। तो ये 3 जनरल रीजंस हैं काम करने के। ओके, नाउ डिस्कस द सेकेंड इशू कि वाई शुड वी स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल। कि भाई किसी कंट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने बेकार हैं, कितने अंडर एम्प्लॉयड हैं, कितने जो हैं डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, इनको क्यों डिस्कस किया जाए, क्या रीज़न है। तो इसके 4 कारण हैं। फर्स्ट इज स्टडिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स इंसाइट इनटू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आर ह्यूमन। एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने से हमें हमारे जो ह्यूमन्स हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता चलता है कि कितने लोग हैं, उनमें कितने क्वालिफाइड हैं, कितने अनक्वालिफाइड हैं। रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल का पता चलता है, ठीक है ना, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर है, निर्धारक है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि भाई वहाँ पर कितने स्किल्ड पर्सन्स रहते हैं, कितने अनस्किल्ड रहते हैं, उन स्किल्ड पर्सन्स में से कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, कम एम्प्लॉयड होंगे तो कम होगी। ओके, उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट जो है फिर प्लानिंग्स वगैरह जो है वो डिज़ाइन करती है। Employment study helps analysis the significance of different sectors, primary, secondary and tertiary sector in the growth process of the country. कंट्री का जो ग्रोथ प्रोसेस चल रहा है, कंट्री का जो जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, व्हाटएवर, उसमें प्राइमरी सेक्टर का कितना पार्टिसिपेशन है, सेकेंडरी का कितना है, टर्शियरी का कितना है, इसका जो आइडिया है वो भी हमें एम्प्लॉयमेंट स्टडी के थ्रू ही चलता है कि भाई प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, सेकेंडरी में कितने हैं और टर्शियरी में कितने हैं। We come to know
विच सेक्टर एम्प्लॉयज हाउ मच एंड कंट्रीब्यूट्स हाउ मच टुवर्ड्स जीडीपी। ओके, तीसरा रीज़न जो है एम्प्लॉयमेंट स्टडी को करने का वो ये है कि इट हेल्प्स एनालिसिस मैनी सोशल इश्यूज सच एज सोशल सिक्योरिटी ऑफ द वर्कर, वर्क एनवायरनमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर एट्सेट्रा। कि भाई जो काम कर रहे हैं लोग उनको सोशल सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, फेवरेबल कंडीशंस में काम कर रहे हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस में काम कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या उनको प्रॉपर वेज मिल रही है नहीं मिल रही है। ये सारी बातों की नॉलेज जो है हमको एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने पर ही पता चलती हैं। और अगर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ तो गवर्नमेंट जो है उस डायरेक्शन में काम करती है कि भाई वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको एक गुड एनवायरमेंटल जो है कंडीशंस मिलें काम करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटीज़ भी मिलें। इसके बाद चौथा जो रीज़न है एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने का, इट ऑफर्स इनपुट फॉर मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग करने के लिए जो इनपुट्स हैं वो हमको एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने पर ही मिलता है। कि जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि भाई कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितना है, उसमें ग्रेजुएट्स कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं, प्रोफेशनली स्किल्ड कितने हैं, अनस्किल्ड पर्सन्स कितने हैं, रूरल कितने हैं, अर्बन कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, व्हाटएवर। ये सारी चीज़ें जब हमें पता चलती हैं, इनपुट्स मिलते हैं, तो फिर हम अकॉर्डिंगली मैन पावर को प्लान करते हैं। ठीक है ना, जो हमारी प्लानिंग है उसको जो डिज़ाइन करने का जो बेसिस है वो यही इनपुट्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करने पर हमें पता चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, कि भाई जो एट द प्रेजेंट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट है उसका नेचर कैसा है और किस हद तक है एम्प्लॉयमेंट, कितना % लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। वी कैन प्लान फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकानमी। ओके, तो ये 4 रीज़न्स हैं जो अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि भाई एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करना क्यों रिक्वायर्ड है, तो इन 4 रीज़न की वजह से रिक्वायर्ड है। और काम करना क्यों ज़रूरी है, तो इन 3 रीज़न्स की वजह से काम करना ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइज़ ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बता रहा है कि इंडिया के अंदर वर्क फोर्स का साइज़ क्या है। वर्क फोर्स की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हुआ द पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग। हियर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इंडिया हैज़ अ वर्क फोर्स ऑफ नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्सन्स। 40 करोड़ लोग जो हैं वो वर्क फोर्स में हैं। टोटल हम नियर अबाउट 130 करोड़ हैं, उसमें से 40 करोड़ हैं। हालांकि ये जो डेटा है ये प्रीवियस सेंसस जो हमारा 2010-11 का है उस पर बेस्ड होना चाहिए। अभी लेटेस्ट जो फिगर्स हैं वो 2021 में जब हमारी नेक्स्ट सेंसस होगी तो उसके बाद आएंगे, पर तब तक आपको इन्हीं फिगर्स को ऑथेंटिक मानना है। ओके, अबाउट 70% ऑफ वर्क फोर्स कंप्राइजेज ऑफ मेल वर्कर। इन 40 करोड़ के अंदर 70% जो है वो मेल हैं एंड ओनली 30% ऑफ फीमेल वर्कर। तो एक चीज़ जो सामने आ रही है वो यही कि विमेन अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी प्रीवेल कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। महिलाएं जो हैं वो ज़्यादातर बेरोज़गार हैं। नियरली 70% ऑफ द वर्क फोर्स इज़ फाउंड इन रूरल एरियाज़। ये दूसरी बात कि जो टोटल वर्क फोर्स है उसका 70% जो है वो कहाँ पर है, रूरल एरियाज़ में है। एंड अर्बन वर्क फोर्स इज़ ओनली 30% ऑफ द टोटल जो वर्क फोर्स है उसका केवल 30% जो है वो अर्बन एरिया में है। तो दैट मीन्स कि हिंदुस्तान का अर्बनाइजेशन अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जहां जितना बड़ा इसका साइज़ है या पॉपुलेशन का साइज़ है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रहा है वो मोस्टली गाँव में हो रहा है। फीमेल वर्कफोर्स आउट ऑफ द टोटल इन रूरल एरियाज इज़ नियरली 41.8%, वाइल इट इज़ ओनली 35.3% इन द अर्बन एरियाज़। ये जो चीज़ हम ओवरऑल में देख रहे हैं वो विमेन एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी वही चीज़ हमको नज़र आ रही है कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो है विमेन एम्प्लॉयमेंट जो है वो 41.8% है और अर्बन एरियाज़ में विमेन एम्प्लॉयमेंट जो है 35.31% है टोटल विमेन एम्प्लॉयमेंट का। ओके, व्हाट डू दीज फैक्ट्स रिवील्स? ये जो 3-4 फैक्ट्स हमने पढ़े हैं क्या बताते हैं ये? दीज फैक्ट्स रेज 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच नीड टू बी एड्रेस्ड। वाई इज द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड? ऐसा क्यों है कि हमारा जो ज़्यादातर जो वर्कफोर्स है
मतलब काम करने वाले जो लोग हैं वो ग्रामीण इलाकों के हैं, रूरल एरियाज़ के हैं, कंट्री साइड के हैं। एंड वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो, और महिलाओं का जो रेशो है वर्कफोर्स में वो लो क्यों है, एंड लोअर स्टिल इन द अर्बन एरियाज, और अर्बन एरियाज में उससे भी कम है, रूरल में ज़्यादा है और अर्बन में उसमें कम है। तो पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे इन चारों फैक्ट्स के बेसिस पर कि वाई इज़ द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स रूरल बेस्ड, हमारा जो वर्कफोर्स है वो रूरल बेस्ड क्यों है। दिस इज सिंपली बिकॉज बल्क ऑफ द जॉब्स आर इन रूरल एरियाज। साधारण सी बात है कि भाई जहाँ काम मिलेगा लोग वहीं काम करेंगे। अर्बन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, आपको ये चीज़ आपके माइंड में है कि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ओके, और कैपिटलिज्म है, कंज्यूमरिज्म है, जिसकी वजह से वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में अर्बन एरिया ही कम है। आज भी अगर आप ओवरऑल मेज़र करेंगे तो आपको रूरल एरिया ज़्यादा मिलेगा और अर्बन एरिया बहुत कम मिलेगा। केवल 2, 5, 10, 15 मेट्रो सिटीज़ और बिग सिटीज़ को हम पूरा हिंदुस्तान नहीं कह सकते। पूरे हिंदुस्तान को जब हम एनालाइज करके देखते हैं तो मोस्ट ऑफ लैंड एरिया जो है वो रूरल एरिया में आता है। तो डज इट बल्क ऑफ आवर जीडीपी इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो हमारा जीडीपी का जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है वो रूरल एरिया से आ रहा है? पैराडॉक्सिकली नॉट। देखिए, ये एक पैराडॉक्स हो गया, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन एस्पेक्ट हो गया कि भले ही हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है, बट जो जीडीपी में पार्टिसिपेशन है वो अर्बन एरिया का है। इसको अभी क्लियर करेंगे। इम्प्लाइंग दैट मोर पीपल आर एंगेज इन फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर लोग जो हैं खेत, जो गांव में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, वो या तो फार्मिंग कर रहे हैं या अलाइड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अलाइड एक्टिविटीज़ में आ गए आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्म्स एट्सेट्रा, है ना, बट कंट्रीब्यूटिंग टू लेस टू जीडीपी। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये जीडीपी के अंदर लेस कंट्रीब्यूट करती हैं। दिस मीन्स लो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इन रूरल एरियाज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो रूरल एरियाज़ में जो वर्कर्स रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या अर्बन एरिया के वर्कर्स से ज़्यादा है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उनकी जो पर पर्सन जो आउटपुट है वो इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया कम है। लो प्रोडक्टिविटी इम्प्लाइज लो अर्निंग। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी कम है तो अर्निंग भी कम होगी, विच इज़ वाई देयर इज़ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। और यही कारण है कि रूरल एरियाज़ के अंदर जो ज़्यादातर देखने को आता है वो गरीबी देखने को मिलती है। तो हायर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल एरिया अपैरेंटली यानी स्पष्टता है सजेस्ट अ हायर कंट्रीब्यूशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी टू जीडीपी दैन ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। Paradoxically, it is just opposite. Employing nearly 50% of workforce, the rural economy in India is contributing less than 20% to GDP. कितना कॉन्ट्राडिक्टली एक व्यू सामने आया है कि टोटल वर्कफोर्स का 50% से ज़्यादा जो है वो आपका रूरल एरिया में है, लेकिन फिर भी उसका जो टोटल जीडीपी में पार्टिसिपेशन है वो 20% से भी कम है। तो दैट मीन्स उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, उनकी इन अर्निंग्स जो है, उनकी इनकम जो है बहुत कम है। इम्प्लाइंग लो प्रोडक्टिविटी एंड लो रिवार्ड फॉर वर्क लीडिंग टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। तो ये पहली बात जो हमने डिस्कस करी इन चारों फैक्ट्स के बेसिस पर। दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो। फीमेल वर्कर का जो परसेंटेज है टोटल वर्कफोर्स में वो कम क्यों है, और अर्बन एरियाज में तो और भी कम है। तो लास्ट चैप्टर जो हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पढ़ा था उसमें एक चीज़ आपको रिवील हुई होगी कि भाई जो ह्यूमन लिटरेसी रेट है वो हिंदुस्तान में विमेन जो लिटरेसी रेट है बहुत कम है। और हालांकि इसमें इंक्रीजमेंट हुआ है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बट जो रिक्वायर्ड इंक्रीमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फीमेल एजुकेशन इन इंडिया स्टिल अ फार क्राई, मतलब दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की टारगेट है, अभी तक उस टारगेट को आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। इम्प्लाइंग लो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब्स। भाई लड़कियों को ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया जाता है तो लोअर क्लासेस तक, या फिर जो एकेडमिक्स होते हैं जो प्रोफेशनली बंदे को तैयार नहीं करते हैं, उन कोर्सेज़ को कंप्लीट करवा के और उनकी एजुकेशन को स्टॉप कर दिया जाता है। तो इन दैट सिचुएशन उनके पास जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं। सेकंड इज अमंग मोस्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज जॉब वर्क फॉर वुमेन इज
still governed by family decisions rather than the individual's own decisions. अर्बन एरिया के अंदर आज भी जो हमारा सोशल सिस्टम है, जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे क्या नाम से कन्वेंशन, जो परंपराएं चली आ रही हैं, एक माइंडसेट जो हमारा चला आ रहा है, उस माइंडसेट के बेसिस पर हम आज भी जो घर के अंदर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो जॉब करेंगी या नहीं करेंगी, ये डिसीज़न वो गर्ल्स खुद नहीं लेती हैं, बल्कि उनके गार्जियंस या फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो लेते हैं। और नॉर्मली ये माना जाता है कि भाई लड़कियों को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन की वजह से, इस रीज़न की वजह से जो है उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो कम है इन अर्बन एरियाज, इम्प्लाइंग दैट द इवन द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एक्चुअली यूटिलाइज्ड। और तीसरा रीज़न जो है वो है कि हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज इज़ ओइंग टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी। भाई ग्रामीण इलाकों के अंदर जो है प्रोडक्टिविटी कम है, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम है, तो उनकी अर्निंग्स कम है। अर्निंग्स कम होने की वजह से उनकी जो रूटीन की जो नीड है वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाती है। तो दैट्स वाई जो घर की महिलाएं हैं, जो वो औरतें हैं, उनको भी काम करना पड़ता है। तो फीमेल वर्कर इन रूरल एरिया आर लार्जली engaged in low paid and less productive job just to add their family income। भाई अगर रूरल एरियाज़ के जो मेल वर्कर्स हैं, अगर उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और उनकी इनकम का भी ज़्यादा होगी, तो इन दैट सिचुएशन महिलाओं को काम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि अर्बन एरियाज़ में होता है। ठीक है ना। अर्बन एरियाज़ के अंदर जो महिलाएं हैं वो काम क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको स्वतंत्रता नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है कि भाई वो काम करेंगे नहीं करेंगे, ये डिसीजन उनके घर वाले लेते हैं। और रूरल एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि भाई कमाई नहीं है तो ठीक है, तुम भी काम करो, मजदूरी करो, कुछ भी करो, थोड़ा बहुत कमाओ, थोड़ा बहुत मैं कमा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तुम कमाओ, ताकि घर का जो खर्चा वगैरह वो चल सके। मैनी ऑफ देम आर गिवन वेजेस इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। जब फसल की कटाई वगैरह होती है तो उस समय बहुत सारी ऐसी गरीब परिवार की महिलाएं जो हैं वो सीजनेबल काम करती हैं, द सीजन व्हेन फाइंड मोस्ट जॉब्स। ओके, तो यहाँ पर इसको कंक्लूड किया गया है कि लो एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन इज़ अ साइन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड ऑफ नेशन। भाई महिलाएं कम काम कर रही हैं तो इसका मतलब नेशन जो है बैकवर्ड है, फॉरवर्ड नहीं है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी शो करता है, बिकॉज द इकोनॉमी फेल्स टू जनरेट इनफ जॉब। इतने जॉब ही जनरेट नहीं कर पाई है महिलाएं, इकोनॉमी की, वो महिलाओं को कंपेल होना पड़े काम करने के लिए। जो थोड़े बहुत जॉब हैं उनको मेल्स जो हैं वो ग्रैब कर लेते हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटी बचती नहीं है। Social backwardness because job work for the women outside their homes is considered as social taboo। मतलब टैबू का मतलब होता है कन्वेंशनल। महिलाओं का घर से बाहर निकल के काम करना जो है वो गैर परंपरागत माना जाता है, अनकन्वेंशनल माना जाता है। तो इस वजह से औरतों को आज़ादी नहीं है काम करने की, और ये साइन है सोशल बैकवर्डनेस का। ओके, तो आज हमने जो दो तीन बातें डिस्कस करी। पहली तो ये कि काम क्यों करते हैं हम, एंड सेकेंडली कि वर्किंग पीपल को स्टडी करना या एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमने देखा साइज़ ऑफ वुमेन वर्कफोर्स इन इंडिया। उसमें हमने जो रिवील हुई बात वो ये कि भाई रूरल एरियाज़ में वर्कफोर्स ज़्यादा है, टोटल जो है 40 करोड़ है, और उसमें भी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है और अर्बन में कम है, और अर्बन के अंदर भी जो है मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है। उसके बाद इन फैक्ट से जो दो इश्यूज़ निकल कर आए कि भाई ऐसा क्यों है, वर्कफोर्स रूरल एरियाज़ में ज़्यादा क्यों है, और जो फीमेल वर्कर्स का जो परसेंटेज लो क्यों है। तो इन दोनों चीज़ों को भी हमने आज स्टडी किया, ठीक है ना। कल हम बात करेंगे रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। ओके, गुड बाय।